शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अंडरस्टैंड करनी है तो उसको अगर हम माइक्रो लेवल पे ले आए तो एक घर की इकोनॉमी से अगर आप कंपैरिजन करेंगे चीज़ों का तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएँगी। किसी भी घर की इकोनॉमी किस तरह होती है, उसके कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो रेवेन्यू कंपोनेंट होता है कि अर्निंग क्या है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई एम्प्लॉयी है, तो ज़ाहिर है मंथली सैलरी जो होती है उसकी वो उसके रेवेन्यू कंपोनेंट होता है। अगर कोई बिज़नेसमैन है, तो उसकी जो प्रॉफिट्स होते हैं अपने बिज़नेस से, वो उसके रेवेन्यू कंपोनेंट होते हैं। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं किसी भी घर की जिसका 1 लाख रुपए उसका रेवेन्यू कंपोनेंट है। अगर उसकी 1 लाख की अर्निंग है, तो इस रेवेन्यू कंपोनेंट को हमेशा ये कोशिश होती है किसी भी इंडिविजुअल की कि रेवेन्यू कंपोनेंट को एनहांस किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है? तो जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिविजुअल इकोनॉमी और नेशनल इकोनॉमी वो भी मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन पहले इंडिविजुअल इकोनॉमी थोड़ी समझ लें। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है मेजर वो कौन-सा होता है? दैट इज़ एक्सपेंडिचर कंपोनेंट। एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में अगर किसी भी घर की इकोनॉमी में 1 लाख रुपीज़ जो है उसकी अर्निंग है पर मंथ और उसका अगर वो एक्सपेंडिचर जो है रेगुलर मंथली एक्सपेंडिचर वो 80,000 है, तो 20,000 उसके सरप्लस हो जाते हैं, सरप्लस अमाउंट हो जाता है। अब उस सरप्लस को किस तरह कंज़्यूम करना है, ये उसका विज़डम है। अगर वो उसको लोन्स के फॉर्म में या किसी को डोनेशंस के फॉर्म में दे रहा है, तो भी ठीक है। अगर वो उसको वो जो 20% या जो 20,000 है उसका जो सरप्लस है, वो अगर बेहतर उसका कंज़म्पशन करना चाहता है, तो बेहतर कंज़म्पशन ये होता है कि आप उसको एज़ अ कैपिटल यूज़ करें टू एनहांस योर रेवेन्यू कंपोनेंट। अगर आपके 20,000 पर मंथ बचते हैं, तो वे 5 माह में 1 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर वो बंदा, वो इंडिविजुअल जिसकी अर्निंग जो है 1 लाख रुपीज़ है और वो 1 लाख रुपीज़ सरप्लस बना लेता है 5 माह में, तो वो 1 लाख कहीं इन्वेस्ट करके किसी जगह में लगा के अपना जो रेवेन्यू कंपोनेंट है उसको एनहांस कर सकता है। वो अगले माह में 1,10,000 रुपए अर्न कर सकता है। उसके अगले माह में वो 1,15,000 अर्न करेगा और इस तरह उसकी जो मंथली रिटर्न्स हैं, मंथली इनकम है, वो कंपोनेंट जिस तरह बढ़ता जाएगा, तो उसका सरप्लस अमाउंट जो है वो भी बढ़ता जाएगा और उसको उसके पास 2 ऑप्शन है, वो अपना लाइफ़स्टाइल भी अपग्रेड कर सकता है और अपना रेवेन्यू कंपोनेंट भी एनहांस कर सकता है। कोई भी कंट्री हो उसकी भी सेम एग्ज़ाम्पल होती है। किसी भी कंट्री का एक रेवेन्यू कंपोनेंट होता है, रेवेन्यू कलेक्शन होती है जिसमें टैक्सेस होते हैं, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिसमें कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, जिसमें सेल टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्सेस कौन-से होते हैं? जो इनकम टैक्स पे रिटर्न फाइल करके इंडिविजुअल्स जमा करवाते हैं किसी भी नेशनल इकोनॉमी में, वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन-से होते हैं? जैसे सेल्स टैक्स है, आप कोई भी परचेज़िंग कर रहे हैं, तो उसपे 17% जो है आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं। इसके अलावा सरचार्ज हैं, ड्यूटीज़ हैं, एक्साइज़ ड्यूटीज़ हैं, तो ये मिला के रफली 20% जो है वो आपकी जो है इनकम उसका सॉरी एक्सपेंडिचर जो है, उसपे आप टैक्स दे रहे हैं। ये जो टैक्स है ये कलेक्ट होता है नेशनल लेवल पे और इसपे फिर बजटिंग होती है कि अगर किसी कंट्री का $10 बिलियन पर ईयर रेवेन्यू कंपोनेंट है, तो फिर वो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट देखता है अपना, अपनी बजटिंग करता है उसी हिसाब से कि अब जो है अवाम पे कितना खर्चा करना है। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो हमारा जो रेवेन्यू कंपोनेंट है उसमें इनकम टैक्स है, उसमें कस्टम ड्यूटीज़ हैं, उसमें सेल्स टैक्स है और इसके अलावा जो ड्यूटीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, वो उसकी अर्निंग है हमारे कंट्री की। एक्सपेंडिचर कंपोनेंट अगर आप देखें रफली, तो हमारे एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा जो मेजर शेयर है वो डेट सर्विसिंग का है, डिफेंस बजट का है और उसके बाद फिर जो हमारे अवाम है उस पे हम खर्चा करते हैं। फिर जो डेवलपमेंट बजट होता है, डेवलपमेंट बजट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो सरप्लस अमाउंट बच जाता है किसी इंडिविजुअल का, तो वो क्या करता है? वो अपनी डेवलपमेंट के लिए सोचता है। वो अपने या तो लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करता है या अपनी जो रेवेन्यू कंपोनेंट है उसको एनहांस करने की कोशिश करता है। सिमिलरली कंट्री की जो रेवेन्यू कंपोनेंट है उसको एनहांस करने की जो कोशिश होती है, उसको कहा जाता है डेवलपमेंट बजट। डेवलपमेंट बजट ये होता है कि आप सड़कें बना लें,
आप रोड्स बना लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें और इससे क्या होता है फिर? इससे फिर जो अवाम होती है उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा होती हैं ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा होंगी। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगी। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगी तो क्या होगा? ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को कहा जाता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने के लिए काम आता है। इंडिविजुअल इकोनॉमी में ये होता है कि सेविंग्स जो होती हैं समटाइम्स इंडिविजुअल जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करता और अपने पास पैसे रख लेता है। लेकिन नेशनल इकोनॉमी में ये बेहतर होता है कि आपके पास जो अर्निंग है आप उसका खर्चा करें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करें ताकि आपको अगले साल अगर आपकी इस साल $10 बिलियन है, तो अगले साल $11 बिलियन की अर्निंग हो, उससे अगले साल $12 मिलियन की अर्निंग हो। तो आपका जो डेवलपमेंट बजट है वो ऐसा-ऐसा एनहांस करता जाए और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लाइफ़स्टाइल अवाम का डेवलप हो और आपके जो अगले साल की जो इनकम है वो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो कि ये इनकम इतनी जनरेट होगी। ये मैंने आपको रफली एग्ज़ाम्पल दी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोज़ हू डू नॉट हैव इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनके लिए समझने के लिए कि किसी भी कंट्री की जो है वो इकोनॉमी किस तरह